डिबेट का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। रुद्रेश तिवारी जी कोचिंग संचालक हैं, सोनिया राठौड़ जी हैं कोचिंग संचालक है, और जितेंद्र कश्यप हमारे साथ जुड़ गए, अध्यक्ष हैं कोटा कोचिंग समिति के। आप तीनों का स्वागत करते हैं। जितेंद्र जी आपका स्वागत, रुद्रेश तिवारी साहब आपका भी स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर, और सोनिया जी आप तीनों का यहाँ पर स्वागत है। बिल राजस्थान सरकार ने आज यहाँ पेश कर दिया है। कहा जा रहा है कि इस बिल से लाखों स्टूडेंट्स को मदद मिलेगी और अभिभावकों को यहाँ पर फायदा होगा। जो मनमर्जी है, जो मनमानी है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, वो रुकेगी। जितेंद्र जी के पास सबसे पहले आएंगे। जितेंद्र जी के पास सबसे पहले इसलिए आएंगे कि आप अध्यक्ष हैं कोटा कोचिंग समिति के। आप कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो समिति है, लाखों हजारों यहाँ पर जो संचालक हैं पूरे राजस्थान में, उनका भी आप प्रतिनिधित्व करते हैं और कोटा कोचिंग समिति का भी आप प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जितेंद्र जी सबसे पहले शुरुआत आपसे। सर, आज विधानसभा में बिल पेश हो गया है। सरकार की ओर से कहा गया है इस बिल को पेश करते हुए कि जो बेलगाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन पर लगाम यहां पर कसी जाएगी इस बिल के माध्यम से। आपसे जानना चाहेंगे जितेंद्र जी, फैसले का स्वागत करते हैं या इस बिल को लेकर के आपकी कोई आपत्ति है या कोई राय है, क्या कुछ कहेंगे? जितेंद्र जी कश्यप साहब। सर नमस्कार, जय श्री राम जी, अपनी बात पहली चीज तो सरकार के द्वारा जो विषय और बिल लाया गया है, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार सोच रही है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई बिल लाया जा रहा है, सोचा जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो हमारा प्रथम दायित्व ये होना चाहिए कि कम से कम जिस लोगों के लिए ये बिल लाया जा रहा है उनसे एक बार सलाह मशवरा किया जाए, उनके विचारों को समझा जाए कि वास्तविकता कमी कहां पर है। केवल कागजी कार्रवाई पे नियम बनाना और बिना किसी पूछताछ के नियम बना के कोचिंगों को एक सीमित दायरे में बंद करना, ये बिल्कुल ही गलत है जी। क्योंकि एक किसी भी बच्चे के लिए, परिवार के लिए देखा जाए तो एक बच्चा सबसे महत्वपूर्ण उसकी संपत्ति होता है, और उस बच्चे के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसी ताकत होती है जिसकी वजह से वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। वर्तमान में पूरा कोटा शहर, राजस्थान ही नहीं पूरे भारत में कोटा की अपनी एक विशेष पहचान है। पूरे राजस्थान के अंदर अगर हम इस तरह के नियम लाके कोचिंग या छोटे संस्थानों की जो रीढ़ तोड़ने का, कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाना 3,000, 4,000, 5,000 रुपए मासिक में अगर हम किसी के लिए जीवन बनाने का कार्य कर रहे हैं, तो एक बार प्रयास करना चाहिए था सरकार को कि नियमों की जानकारी देने या बनाने से पहले एक बार उनसे बात करे। अगर सरकार को विषय रखना था तो जीएसटी हटाने के बारे में रखना चाहिए था। सरकार को नियम बनाना था, अगर विधेयक में चीजें जोड़नी थी तो कोचिंग संस्थानों के आसपास असामाजिक तत्वों को कैसे शांत किया जाए, हटाया जाए, उनपे क्या कार्रवाई की जाए, ऐसे विषय रखने थे। साथ ही अगर कोई बच्चे की कोई समस्या है तो उसके लिए काउंसलर रखना चाहिए संस्थान में। ऐसे विषय हो तो हम भी समझ सकते हैं कि ये एक संस्थान के लिए, बच्चों के लिए अच्छी चीजें, परंतु सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके एक तरफ सरकार कह रही है हमने 20 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में छूट दी है, दूसरी तरफ 50 बच्चों में रजिस्ट्रेशन कराया जाए, ये किस तरह से संभव है? जहां पे एक बच्चे की फीस 3, 4, 5 हजार है, आप जहां साल के 1.5, 2, 3, 4 लाख रुपए कमा रहे हैं और उसमें भी रजिस्ट्रेशन करके आप उनको नियमों में बांधना चाहते हैं, तो मेरे अनुसार ये नियम थोड़े से गलत हैं। इन्हें में जल्द ही कुछ ना कुछ संशोधन की आवश्यकता है। जितेंद्र जी, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, एक सवाल है आपसे जानना चाहेंगे, क्या किसी भी स्तर पर इस बिल को पेश करने से पहले जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालक हैं यहाँ पर, जो ओनर्स हैं, क्या उनसे वाकई में कोई राय नहीं ली गई? आपसे जानना चाहेंगे। आप प्रतिनिधित्व करते हैं, कोटा से हैं, कोचिंग समितियों का आप प्रतिनिधित्व करते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, क्या वाकई में कोई राय नहीं ली गई? आप लोगों से पूछा तक नहीं गया क्या? जितेंद्र जी। सर संस्थान की अगर बात की जाए तो कोई सी भी कोचिंग संस्थान भी अपने जितने भी विद्यार्थी रहते हैं उतने अपने छोटे भाई बहन की तरह, अपने बच्चों की तरह रखते हैं। वो उन पे कभी किसी प्रकार की समस्या नहीं आने देना चाहते। केवल फीस लेकर बच्चों को पढ़ाना किसी भी निदेशक का, शिक्षक का दायित्व नहीं है सर। उसके अंदर संस्कार को भी लिया जाता है, उसके अंदर उसको समाज से भी जोड़ा जाता है, साथ ही उसके शिक्षा के साथ उसके सभी वर्गों का विकास हो, इस सभी बात का ध्यान रखा जाता है सर। केवल हम इसको शिक्षा से जोड़ के नहीं देख सकते कि एक संस्थान या कोचिंग जो है वो एक व्यवसायिक हो चुकी है। मैं नहीं मानता सर कि आज के टाइम पे बच्चों में जो संस्कार बचे हुए हैं उसके पीछे बहुत बड़ा जो अगर हाथ है वो सिर्फ कोचिंग संस्थानों का है, स्कूलों का है। जो गुरुकुल पद्धति है सर, उसी को भी आज भी कोचिंग संस्थानों में लागू कर रखा है और बनाए रखा हुआ है। जी बिल्कुल, आपने कहा, आपकी बात यहाँ पर पूरी कोशिश है कि सरकार तक पहुँचे। रुद्रेश जी भी हमारे साथ हैं। रुद्रेश जी सर, आपका स्वागत है। रुद्रेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, यदि कोचिंग सेंटर्स का, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का यदि रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो इसमें आपत्ति क्या है सर? चीज ऑन रिकॉर्ड्स आएंगी ना चीज। आपत्ति क्या है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है? आपको आपत्ति है क्या कोई? नहीं सर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है जी। बोलूं सर मैं? जी बिल्कुल, अपनी बात रखिए रुद्रेश जी। सर मैं रुद्रेश तिवारी, निशान क्लासेस कोटा से मैं बात कर रहा हूं। और मैं कहना चाहूंगा कि प्रत्येक कोचिंग को रजिस्ट्रेशन
में होना चाहिए, मानते हैं जी कि जो भी ऑथराइज्ड वर्क कर रहे हैं वो सब गवर्नमेंट की निगाह में रहें। हाँ, बिल्कुल निगाह रहनी चाहिए सब। लेकिन रजिस्ट्रेशन किन बच्चों का मांगा जा रहा है? जी मतलब 50 बच्चों का जो आदमी व्यापार कर रहा है वो रजिस्ट्रेशन कराएगा अपना, जी ठीक। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद में इतने नियम और शर्तें कि सर वो जो अभी, भाई एक तरफ तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं आप व्यापार कीजिए और अपने को रोजगार, स्वरोजगार उत्पन्न करो, नहीं, व्यापार आत्मनिर्भर कीजिए ना भारत रुद्रेश जी, बनाओ। व्यापार कीजिए, और स्वरोजगार आत्मनिर्भर भारत, कीजिए। अब हमारे कोटा की स्थिति रुद्रेश में जी, बताता हूँ 90% रुद्रेश जी सर यहाँ पर व्यापार जो कीजिए, बिजनेस है स्वरोजगार भी और जो कीजिए, यहाँ कोई पर मनाही जो थोड़ी है सारे छोटे से लेकर एक जी स्टेशनरी से लेकर ऑटो चालक तक जो जुड़ा हुआ है वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। जी अब सारे कोचिंग वाले अगर नियमों से बंध के अपना ये जो आज कोटा का माहौल आप देख रहे हैं, जी पहले हमारे पास ये दाग लग रहा था कि यहाँ पे सुसाइड हो रही है, तो सुसाइड वाले केस से हम धीरे धीरे उभरते उभरते व्यापार के लिए आए हैं। तो अब नियमों में इतने बन जाएंगे कि हर एक व्यक्ति इन नियमों की पालना करने से बढ़िया है कोचिंग बंद कर देना चाहेगा। रजिस्ट्रेशन अलग बात है सर, जी लेकिन कोई आदमी अगर 100 में काम कर रहा है तो उसके लिए इतने गज एरिया, इतने बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट और ये प्रॉपर कैसे चला पाएगा सर वो? रुद्रेश जी, और किसी कोचिंग सेंटर से कोई बात नहीं हुई है। रुद्रेश बच्चों की जी, फीस रिफंड का मामला है वो हमें करना चाहिए। मैं मानता हूँ हमारे ऊपर आप रुद्रेश प्रेशर जी, बनाइए कि फीस रुद्रेश रिफंड जी, हो। यदि सुसाइड केस में भी रजिस्ट्रेशन, जो हम एडवांटेज कर रुद्रेश सकते जी हैं कि भाई सुनिएगा, रुद्रेश जी कम से कम सुनिएगा सुसाइड जी, हो या बिल्कुल ना हो तो कोटा उस पर काम कर रहा है। हमारे पुलिस प्रशासन लगे हुए हैं, हमारे सारे कोचिंग डायरेक्टर्स लगे हुए हैं कि किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं जाए। पर क्या सर ये नियम और ये जो लादे जा रहे हैं क्या इससे सुसाइड कम हो जाएगी सर? नहीं, सरकार का यही तो कहना है। जो कोचिंग और धीरे इंस्टीट्यूट्स धीरे की सर जो होगा क्या कोचिंग कि इंस्टीट्यूट्स की जितने मनमानी नियमों में है वो बनते रुकेगी, जाएंगे जो उतने ही लुभावने बेरोजगार दावे करते किए जाएंगे। जाते अभी हैं जैसे हमारे यहाँ जितने भी कर्मचारी जी हैं, हमारे पास व्यापार नहीं रहेगा तो यहाँ कोटा में रोजगार बिल्कुल खत्म होता जा रहा है सर। और मैं आपसे एज ए डायरेक्टर कह रहा हूँ कि जी मैं भी अगर इन्हीं नियमों और शर्तों में चलूंगा तो जितने भी एम्प्लॉय मेरे लग रहे हैं तो मैं अगले साल 50% एम्प्लॉय, अभी हमारे यहाँ बड़ी बड़ी कोचिंगों ने भी स्टाफ मेंबर को निकाला है, जी लगभग 2000 व्यक्ति अभी रोड पे हैं। और अगर ये नियमों और शर्तों के हिसाब से छोटे कोचिंग वाले भी बंद गए तो सर हम ना तो हम नियमों से चला पाएंगे। और दूसरी बात सर इसमें फीस रिफंड का है जी कि अगर आपने बच्चे की फीस रिफंड करने का, मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट का समय लूंगा सर, हाँ जी, बिल्कुल कि अपनी जैसे बात बच्चे ने रखिए आप, हमारे रुद्रेश एडमिशन जी अपनी लिया, बात रखिए, मजबूती हमने के उनकी साथ अपनी फीस बात ली, रखिएगा। तो जो टीचर हमने लगाया सर वो तो 12 महीने के लिए टीचर लगाया ना सर हमने, वो तो बच्चे के मेन एग्जाम तक का टीचर जी है। और बच्चा चाहे तो कोई सा भी अनावश्यक कारण बना के या किसी भी प्रकार से अगर वो जाता है तो फीस हम देते हैं एट ए टाइम, जितना वो पढ़ रहा है उसके हिसाब से फीस रिफंड की जाती है यहाँ पे। और नहीं तो यहाँ हमने पहले भी हमारे कलेक्टर साहब ने वापस करवाई है, हमारे यहाँ कलेक्टर साहब एक्टिव है, तो वो अगर कोई रिफंड भी नहीं करते तो वो कोचिंग को बेच के और वहां से फीस रिफंड करवाते हैं। जी तो फीस रिफंड का मैटर अलग है। अब बच्चा 1 महीने पढ़ के तो चला गया, जो टीचर है वो 12 महीने की सैलरी पे है सर। जीएसटी हम 18% दे रहे हैं। जी अब 18% जीएसटी देने के बाद में, सारी सुविधाएं लादने के बाद में अगर बच्चा बीच में चला जाता है, टीचर छोड़ के चले जाते हैं, तो व्यवस्थाएं सर ये एजुकेशन में तो आगे फ्यूचर में, मतलब आप ये मानिए कि एजुकेशन जो मोदी जी चाह रहे हैं कि भाई एजुकेशन बढ़ाएं, तो मैं एज ए डायरेक्टर में खुद भी इससे दूर होकर खुद कोई छोटा मोटा काम करना पसंद करूंगा सर। रुद्रेश जी, आपकी सारी बातें हमने सुनी, तमाम राजस्थान के जो लोग हैं उन्होंने आपकी बातें सुनी, जितेंद्र कश्यप साहब को भी सुना, सोनिया जी आपके पास भी आएंगे, बस आने वाले हैं आपके पास भी। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा रुद्रेश जी, आपने सारी बातें रखी, आपकी सारी बातें सही हैं। रुद्रेश जी कोचिंग चला रहे हैं आप, कोचिंग संचालक हैं, सब कुछ है, ईश्वर करे काफ़ी अच्छा आपका काम चले। लेकिन मुखर्जी नगर का केस आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी पर देखा होगा, मुखर्जी नगर का केस ध्यान है आपको रुद्रेश जी? कौन सा सर? मुखर्जी नगर, दिल्ली में मुखर्जी नगर में जो हादसा हाँ हुआ, जी, हाँ जी, हाँ, बच्चों के साथ मिसहैपनिंग हुई थी वो, जयपुर में जो हादसा हुआ, किस तरीके से, जयपुर में भी हुआ था, किस तरीके से निर्धारित जो मानदंड है अगर हम उनकी पालना करें, हम सच्चाई से चलें, तो आपत्ति क्या है सर? मान लीजिए एक छोटे से कमरे में, एक छोटे से कमरे में जहां लगता है कि यहाँ होना चाहिए वो नियम लगने चाहिए, उसमें हाँ, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल आप एडमिट कर रहे हैं ना इस चीज को कि जो नियम लगने चाहिए वो लगने चाहिए ना सर। तो बच्चों का तो बच्चों का भी वेलफेयर हजारों हुआ की ना भीड़ में इसमें। ना सर, वहां तो पर 100-200 कोचिंग, 100-200 बच्चों वाला क्या करेगा सर? नहीं, बात चाहे देखिए 100-200 बच्चों की हो, चाहे 1000 बच्चों को एक साथ पढ़ाने की, बच्चों का जीवन भी सुरक्षित रहना चाहिए, बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित रहना चाहिए। हम मानते हैं सर कि टीचिंग नोबल प्रोफेशन है, हम मानते हैं इसको, सब मानते हैं, सब लोग इसको मानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि टीचिंग नोबल प्रोफेशन है। लेकिन इस नोबल प्रोफेशन में यदि थोड़ी सी नियमों की पालना हम कर दें, हम नियमों की थोड़ी सी पालना कर दें, जितेंद्र जी भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, सोनिया जी भी बैठे हैं, आपने कई बार देखा होगा कि यहां पर अमुक परीक्षा में पास कराने की गारंटी दे दी जाती है,
कि आपका जो आपके इस कोर्स की जो रेट है वो 80,000 रुपए, आप 80,000 रुपए दीजिए और गारंटेड आप एसएससी क्वालिफाई कीजिए। क्या ये संभव है? नहीं सर, गारंटी तो देना ही कश्यप गलत है साहब, सर। रुद्रेश जी, क्या ये गारंटी, इस तरह की गारंटी देना लाखों या जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बेईमानी नहीं है क्या सर? जितेंद्र जी आप बताएं, सोनिया मैडम, रुद्रेश जी, आपने देखा होगा कि इस तरीके से लुभावना एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है। सर आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर। जी कश्यप जी, मैं जितेंद्र जी अपनी आवाज आपको रिपीट कर देता हूं अपना सवाल। क्या जो इस तरीके के लुभावने विज्ञापन जो दिए जाते हैं कि हम आप क्लेम करते हैं, मैं पर्सनल आपके लिए नहीं कह रहा, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्लेम करते हैं 80,000 रुपए फीस दीजिए, हमारे इस क्रैश कोर्स की फीस 1,25,000 है, आप दीजिए और एसएससी गारंटेड क्वालिफाई कीजिए। क्या इस तरह की गारंटी देना ये बेईमानी नहीं है क्या लाखों स्टूडेंट्स के साथ? तीनों से जवाब चाहूंगा बारी बारी से। कश्यप साहब आपसे, जितेंद्र जी सबसे पहले आपके पास के अंदर जब कोई विद्यार्थी प्रवेश लेता है सर 50 या 100, तो केवल उसमें से रैंक है ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब जो हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग के 5-7 बच्चे अच्छे होते हैं। अब हम सभी बच्चों से ये उम्मीद करें कि सभी बच्चे मेरिट में आए और उनपे अनावश्यक उनकी जो खुद की क्षमता है उससे ज्यादा उन पर दबाव डालेंगे, ये गलत है। तो जो भी संस्थान इस प्रकार से अगर दावे करती है कि हमारे यहाँ 100% क्या दावे करना सही है क्या? मैं कह रहा हूं बिल्कुल गलत है। कश्यप साहब, क्या दावे करना सही है क्या? मेहनत कीजिए और बच्चा अपना 100% एफर्ट दे, यहां तक समझ में आता है। लेकिन किसी बच्चे की जो क्षमता है हमको उन क्षमताओं को भी समझना होगा, क्योंकि ये सुसाइड का सबसे बड़ा रीजन ये है कि 60% वाले बच्चे से आप 100% रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। और ये ऐसा सिर्फ उन्हीं संस्थानों में होता है जहां पे एक सीमा से ज्यादा जब शुल्क ले लिया जाता है ना सर, तो क्या होता है, बच्चा अनावश्यक ये सोचता है कि यार कि मेरे पिता का इतना पैसा लग गया है, मेरे पिताजी ने मेरे लिए इतना कुछ किया है और मैं उनके अनुसार परिणाम नहीं दे पा रहा हूं, तो वो अपने आप को थोड़ा सा गलत दिशा में महसूस करता है। यदि हम बच्चे को एक अच्छा वातावरण दें और उसके ऊपर सिर्फ एक पढ़ाई का जो सकारात्मक विचार है उसमें प्रवेश करा सके कि भैया पढ़ाई करो आप और सिर्फ जो आपसे हो उतनी मेहनत करें, तो मुझे नहीं लगता कि 100% रिजल्ट का दावा करना और शायद फीस को इस लेवल पे लेके जाना कि ये बेईमानी है ना सर, ये बेईमानी है ना लाखों स्टूडेंट्स के बीपीएल साथ। परिवार का व्यक्ति और स्पेशली भारत एक किसान कृषि प्रधान देश है, वहां से लोगों से 1.5 2 लाख रुपए फीस लेना मेरे हिसाब से जितेंद्र जी आपके पास आएंगे, जितेंद्र जी दोबारा आएंगे। सोनिया जी बैठी हैं काफी देर से। सोनिया जी आपका स्वागत है, आपसे जानना चाहेंगे अभी जो सवाल किया जितेंद्र जी ने उसका जवाब दिया। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन दिए जाते हैं कि गारंटी से आप एसएससी क्वालिफाई कीजिए, गारंटेड आप आरपीएससी क्वालिफाई कीजिए। सोनिया जी आपसे जानना चाहेंगे इस तरीके के जो विज्ञापन हैं ये देना, स्टूडेंट्स को भ्रमित करना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ से, क्या ये सही है क्या? पहला सवाल। नहीं, मैं नमस्कार भाई साहब जी, मैं सोनिया राठौर सीसीआई कोचिंग से। जी बताएं। मैं बिल्कुल आपका समर्थन करती हूँ इस बात में कि भ्रामक प्रचार नहीं होना चाहिए। तो सरकार भी तो यही कह रही है सोनिया जी, सरकार भी यही कह रही है कि भ्रामक जो प्रचार किए जाते हैं उन पर लगाम लगेगी। हम सरकार ने जो विधेयक पारित करा है हम लोग इसके खिलाफ नहीं है, बिल पेश किया है आज। सिर्फ ये चाहते हैं कि सरकार इस विधेयक में कुछ शिथिलता बरते। क्या शिथिलता है सोनिया जी? चलिए आप ही से जानते हैं, सोनिया जी आप ही से जानते हैं, बारी बारी आएंगे। सबसे पहले आपसे क्या शिथिलताएं आप चाहती हैं? सोनिया जी प्लीज, क्या शिथिलताएं आप चाहती हैं? क्या शिथिलताएं चाहती हैं ताकि तमाम हमारे दर्शक भी देखें और आपकी बात राज्य सरकार तक भी पहुंचे? चलिए आप ही बताइए, आप इस बिल में क्या शिथिलताएं चाहती हैं, क्या सुझाव आप देना चाहती हैं, प्लीज बताइए। जी सर, हम एक्चुअल में सर देखिए इसमें जो आज जो विधेयक पारित हुआ है इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपके संस्थान को 50 से ऊपर बच्चे होने पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा जी। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चा हर कोचिंग रजिस्टर्ड हो, इट्स गुड, क्योंकि इससे एक फेथ बढ़ता है कि ये रजिस्टर्ड है, इट मींस यहाँ पे एजुकेशन का स्तर ऊंचा है, शिक्षक अच्छे हैं, हम खुद हर चीज ऑन रिकॉर्ड भी होगी, हर चीज पेपर पर होगी। कि जो रजिस्ट्रेशन है 50 के ऊपर उसकी एक फीस लिमिट भी हो कि जिस कोचिंग संस्थान पे इतनी फीस लिमिट है उनके अगर 50 बच्चे 50 के ऊपर है तो वो रजिस्ट्रेशन करवाए। अब सर जो 5,000 बच्चे की फीस लेता है और पढ़ाता है, 5 जनों का स्टाफ रखता है और उसके पास मात्र 70-80 बच्चे हैं और फिर वो भी ये रजिस्ट्रेशन कराएं। आपका कहने का मतलब सोनिया जी, आपका कहने का मतलब सोनिया जी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही करवाना है या हमारा रजिस्ट्रेशन कुछ और तरह का होगा? क्योंकि आज दिन तक जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो अभी तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे ही रहे या एमएसएमई में उद्यम आधार पर रहे। लेकिन सोनिया जी सैकड़ों कोचिंग इंस्टीट्यूट तो ऐसे भी चल रहे होंगे ना, सैकड़ों कोचिंग इंस्टीट्यूट तो ऐसे भी चल रहे होंगे ना जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई आता नहीं, कोई पता नहीं। जैसे लाइक कुछ जगह पे 50 बच्चे हैं तो फीस भी 1.5 लाख पर बच्चा है,
तो वो आय का सोर्स इतना ज्यादा हो जाता है जी। और कुछ जगह पे 50 बच्चा फीस 5,000 है तो उस जगह इतना हो जाता है, तो वो एक लिमिट भी होनी चाहिए ना, फीस क्राइटेरिया के हिसाब से होना चाहिए। आपका कहने का मतलब सोनिया जी, आपका कहने का मतलब है कि इस बिल से सबसे ज्यादा, इस बिल से दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सर इसमें जो एक बार बहुत सुनिएगा बड़ा है प्लीज, एक बार कि सुनिएगा। बच्चे को सकारात्मक उसमें रखें, जी। बच्चे पे प्रेशर ना हो, बच्चे को मानसिक प्रताड़ित ना करे, एक इस विधेयक में ऐसा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चे को एक कोचिंग संस्थान जो बच्चे के भविष्य को डेवलप और बेहतर बनाने के लिए, आप सब जानते हैं शिक्षक ही एक ऐसा होता है जो बच्चे की सफलता की कुंजी होता है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं किस सोनिया तरीके जी, से इसमें करेगा कोई दो राय ये नहीं है। अभी तक कुछ डिस्क्राइब नहीं है। हर कोई अपनी अलग लैंग्वेज बोल देता है जी। कि बच्चे को टॉर्चर किया जाता है। अरे टीचर बच्चे को कभी टॉर्चर नहीं किया जाता। टीचर क्या करता है, बच्चे का इवेल्युएशन करता है, कोचिंग्स में पेपर लेता है। जी। अब पेपर में अगर मार्क्स कम आते हैं तो पेरेंट्स बच्चे को डांटते हैं कि तेरे नंबर क्यों आए। हम तो उसका बच्चे का इवेल्युएशन करते हैं ना, हम बच्चे को टॉर्चर नहीं करते। फिर इस स्थिति को कोचिंग वालों पे टॉर्चर का वर्ड दे दिया जाता है। जी। थर्ड थिंग जो एक आप लोगों ने कही, फीस रिफंड। जी। फीस रिफंड हम खुद समझते हैं कि भाई अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा तो हम भी कोई एक्स्ट्रा पैसे या किसी का कोई फालतू पैसा कोई कोचिंग वाला नहीं लेना चाहता, सब अपने मेहनत की लेना चाहते हैं। पर सर एक बहुत जनरल क्वेश्चन है, बच्चा आज रजिस्टर्ड करा, ठीक है, बच्चे ने 3 EMIs बांधी उसकी खुद की फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब हर कोचिंग संस्थान में नवंबर तक लगभग 80% कोर्सेज हो जाते हैं। 100% कोर्स होने के बाद में बच्चा कहे कि मैं तो कोचिंग छोड़ रहा हूं और सारे टफ और इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़ा दिए जाते हैं। अब पेपर तो उसके मार्च अप्रैल में होते हैं, इस हिसाब से देखा जाए 5 महीना बचता है। अब बच्चा कहते हैं कि भाई मैं तो आधे ही साल पढ़ा हूं, आधी फीस रिफंड करो, तो वो क्या क्राइटेरिया है? लेकिन उसकी जांच भी तो होगी सोनिया जी, उसकी जांच भी तो होगी कलेक्टर के स्तर पे। 6 महीने से पढ़ रहा है, सोनिया जी उसकी जांच भी तो छोड़ रहा होगी। है? आपकी पीड़ा में समझ रहा हूं, लेकिन सोनिया जी उसकी जांच भी तो होगी। यदि ऐसा कोई मामला आता है तो कलेक्टर के लेवल पर समिति गठित करने का प्रावधान भी है। जांच की भी जांच होगी होनी ना चाहिए ना सर। अब जब कलेक्टर के लेवल पे, का रीजन क्या है? सोनिया जी सुनिएगा, इसलिए छोड़ देते हैं कि आखिरी में फीस नहीं जमा करवानी पड़े, 20% छोड़ो और रिफंड और मांगते हैं। सोनिया जी प्लीज एक सवाल कुछ सुनिएगा। ऐसे होते हैं जो माँ बाप से तो पैसे ले लेते हैं, कोचिंग पे जमा कराते, माँ बाप को भी बेवकूफ बनाते। तो लेकिन आप ये तो सुनिए कि इस बिल में प्रावधान किया गया है कि जांच कलेक्टर करेगा, क्लर्क जांच नहीं करेगा। अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हुए बनाए ताकि किसी के साथ भी गलत ना हो। जांच अगर कोई विवाद की स्थिति होती है तो जांच कलेक्टर करेंगे, कलेक्टर ना कि क्लर्क। कोचिंग वाला चाहता है कि उसका रिजल्ट 100% रहे। मैडम जांच का स्तर तो एक बार समझिए, जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, जांच का स्तर समझिए। उसके कोचिंग का बच्चा टॉप करो और वो छोटे से रुद्रेश जी हमारे साथ हैं, रुद्रेश जी के पास चलते हैं। रुद्रेश जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी, रुद्रेश जी से सवाल है मेरा। रुद्रेश जी सुन पा रहे हैं? सर आवाज कम आ रही है सर। हाँ रुद्रेश जी, मैं अपना सवाल रिपीट करता हूं। रुद्रेश जी सुन पा रहे हैं? रुद्रेश जी, कश्यप साहब आप सुन पा रहे हैं? रुद्रेश जी सुन रहे हैं? हाँ सुन रहा हूं सर, पर आवाज बार-बार हमिंग कर रही है, बीच-बीच में कट रही है सर। उसको अभी दुरुस्त करवाते हैं। रुद्रेश जी, जैसा अभी सोनिया जी ने कहा कि बच्चा 80% सिलेबस कंप्लीट करके और चला गया, फिर फीस रिफंड की बात आती है, तो मैं सोनिया जी से ये कह रहा था कि इसमें जांच का प्रावधान है। इस बिल में राजस्थान सरकार ने प्रावधान किया है कि कलेक्टर के लेवल पर हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर समिति का गठन होगा, जांच कलेक्टर करेगा। यदि ऐसी कोई विवाद की स्थिति होगी, कोई क्लर्क जांच नहीं करेगा। और जब कलेक्टर की जांच होगी तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो एक स्तरीय जांच होगी। तो क्या इस पर भी आपत्ति है रुद्रेश जी आपकी? नहीं रुद्रेश सर, मैं जवाब दूं सर इसका? जी बिल्कुल, स्वागत है रुद्रेश जी, बताएं। हाँ सर, जैसे आपने कहा कि अगर इसमें विधेयक में कहा है कि अगर कलेक्टर साहब जांच करते हैं इसकी, जी कलेक्टर करेंगे, कलेक्टर ना कि क्लर्क नहीं करेंगे। रुद्रेश अगर फीस एक्चुअल में फीस रिफंडेबल है, उसका कोर्स कितना हो गया, कोर्स के अकॉर्डिंग हमें थोड़ी सी रियायत मिले। तो इतना कोर्स बच्चा कर चुका है और बाद में किसी बहाने से वो फीस लेना चाहता है तो जांच करके हमें आदेश देगा इतना फीस रिफंड करना है हमें, तो हम लौटाने को तैयार है सर उसके बारे में। हाँ बिल्कुल, यदि ऐसा है और जांच के बाद यदि कोई आदेश होता है। बीच में बोलना चाहूंगी जी बिल्कुल, सोनिया जी बताएं। इसमें सोनिया जी बताएं। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो बच्चा जैसे लाइक कोचिंग संस्थानों में 12th क्लास के बैचेस चालू हो जाते हैं अप्रैल मंथ में, इन द मंथ ऑफ अप्रैल। हम सिर्फ सरकार से इसमें थोड़ी सी ये फेरबदल चाहते हैं कि सरकार इस नियम में ये डाल दे कि जो बच्चा 1 महीने पढ़ने के बाद छोड़ता है, आफ्टर 1 मंथ, तो उसको इतनी % फीस रिफंड की जाए। जी आफ्टर 2 मंथ पढ़कर छोड़ता है तो इतनी %,
और आफ्टर 3 मंथ पढ़ के छोड़ता है तो फिर नहीं रिफंड की जाए, क्योंकि सर हम हमारा स्टाफ, एम्प्लॉयज, टीचर सब उसके अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं। अगर एक क्लास में 50 बच्चा बैठना है, उसके लिए पूरे ईयर के लिए टीचर के साथ भी बॉन्ड बनता है। ऐसा तो है नहीं कि हर मंथ नया बच्चा टीचर आएगा पढ़ाने। लेकिन यदि ऐसी रुद्रेश जी, सोनिया जी, जितेंद्र जी तो सर हम बच्चे से निकालें। अब जो बच्चा 3 महीने तक पढ़ रहा है वो क्यों छोड़ के जाना चाहता है? तो सरकार ये करे ना कि भाई 3 महीने तक देख लो, अगर बच्चे को 3 महीने तक कोई दिक्कत नहीं है तो फीस नहीं होगी, 3 महीने बाद छोड़ता है तो कोई फीस नहीं। हाँ, पर 3 महीने के अंदर छोड़ता है तो उसके आप परसेंटेज फिक्स करिए कि इतना परसेंट फर्स्ट मंथ छोड़ने पे इतना परसेंट रिफंड होगा, सेकंड मंथ पढ़ने पे इतना रिफंड होगा, थर्ड मंथ पे इतना। अच्छा, मैं आपसे तो जानना चाहता हूं, आप तीनों कोचिंग संचालक हमारे साथ में, कश्यप साहब हैं, रुद्रेश जी हैं, सोनिया जी हैं। का कोर्स था, 12 महीने का था, 4 महीने बच्चे, तुम तो मेरे 4 महीने के हिसाब से रुपए रिफंड करो, तो सर ये सही चीज नहीं है। कश्यप साहब, क्या उम्मीद करते हैं, कल्पना करते हैं कितने केस आते होंगे ऐसे विवादित केस फीस रिफंड के? कितने केसों की कल्पना करते हैं आप? 80% केसेस आते हैं जो बच्चा अक्टूबर नवंबर दिवाली तक बच्चा आता है और उसके बाद में दिवाली के बाद छोड़ के आपका ये कहना है कि फीस रिफंड के 80% तक केस आते हैं, केस आ सकते हैं जी कश्यप साहब? मैं सही समझ पा रहा हूं सोनिया जी की बात को कि 80% तक फीस रिफंड के केस आ सकते हैं? सर वास्तविकता तो ये है कि जितनी बोर्ड क्लासेस होती है, जैसा सोनिया मैम ने, रुद्रेश भाई साहब ने बताया है कि लगभग स्टार्टिंग के 6 से 7 महीने में 90% कोर्स हो जाता है। अब सोचिए जब 7 से 8 महीने में कोर्स खत्म हो गया, अब बच्चे को अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट दे रही है, तब बच्चा अगर ये कहता है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो ये बात बिल्कुल भी औचित्यपूर्ण नहीं है। अगर पहले महीने में समझ में नहीं आया, फीस रिफंड करता है, बिल्कुल इजी वे में करना चाहिए। यहाँ तक कि सेकंड मंथ भी हो तब भी हम इस चीज से एग्री है। लेकिन 5 या 6 महीने पढ़ने के बाद अगर बच्चा एक चीज बोलता है ना, तो सर इसमें बच्चे की भी कमी को हमको देखना पड़ेगा कि क्या वो वास्तव में सही दिशा में जा रहा है, गलत दिशा में जा रहा है। क्योंकि इससे और कुछ नहीं होगा, बच्चे का तो नुकसान होगा ही सही, उसके भविष्य का, संस्थान पे, अदर बच्चों पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है इसका। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, उम्मीद करते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, और होगा तो कलेक्टर के स्तर पर जो पूरी जांच कमेटी है, जिला स्तर पर जो कमेटी ऑर्गेनाइज की जाएगी, पूरे मामले की सत्यता की जांच करेगी, सत्यापन भी इसका होगा। कहना चाहिए कि एक जांच कमेटी होनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान है, जितेंद्र जी, स्पष्ट प्रावधान है के साथ, अगर बच्चों के साथ जितेंद्र जी 100% एफर्ट्स कर रहा है, स्पष्ट प्रावधान है, विषय जांच के लिए आते हैं। ये एक ऐसे बड़े संस्थानों के लिए होता है जहां पे लाखों की संख्या में मतलब बच्चे हों, या फिर लाखों रुपए में कोई फीस ली जा रही हो, वहां पे बच्चों पे जो दबाव है या कोई अगर समस्या है, तो वहां पर भी 1-2 मंथ का नियम होना तो कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके बाद तो फिर समस्या बनती है। कोई आप जैसे कोटा कोचिंग समिति को रिप्रेजेंट करते हैं, रुद्रेश जी हमारे साथ बैठे हैं, सोनिया मैडम बैठी है, आपने और हमने भी देखा होगा कि कई बार कुछ बिल पेश भी होते हैं, चाहे केंद्र सरकार के लेवल पर भी बिल पेश हो, चाहे राज्य सरकार के लेवल पर भी बिल पेश हो, आपने भी उनमें संशोधन होते हुए देखा होगा कई बार। तो आप लोगों इसके लिए कोई कॉरेस्पोंडेंस कर सकते हैं, अपनी बात भी राजस्थान सरकार तक सक्षम पटल पर अपनी बात आप सब लोग मिलकर पहुंचा सकते हैं, यदि कोई संशोधन की गुंजाइश है। सरकार द्वारा विधेयक लाया गया, ये अच्छी बात है। हम तो ये चाहेंगे सबसे पहले जीएसटी जैसा जो विषय है, सरकार इस पे ध्यान दे और जीएसटी हटाए, बिल्कुल शिक्षा को जीएसटी मुक्त करे, ताकि फीस हम भी बच्चों के लिए कम कर सके, ताकि ये 18% जो जीएसटी लग रही है, ये जब नहीं लगेगी तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, कोचिंग संस्थानों के लिए अगर जो किराए पे बिल्डिंगें चल रही है या फिर जिनके पास स्वयं की बिल्डिंग नहीं है, इनके लिए अगर सरकार जगह उपलब्ध कराती है तो उसका प्रभाव भी बच्चों की फीस पे ही पड़ेगा। तो अगर सरकार इस तरह के नियम जो ला रही है, नियमों बांधने का, इससे बेटर अगर वो सरकार इन संस्थानों के शिक्षकों के लिए, निदेशकों के लिए अगर कुछ अच्छी चीजें लेकर आती है तो इसका प्रभाव सकारात्मक पड़ेगा सर, बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल कश्यप साहब, आप सही कह रहे हैं, आपके जो भी सुझाव हैं शामिल भी किए जाने चाहिए, और संशोधन भी होता है और आगे भी उसको शामिल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, चीजों को समझते भी हैं और निश्चित रूप से समझना भी चाहिए। आपके कोई सुझाव है, आप कल ही इस मामले में आप कोरेस्पोंडेंस कीजिए, आप पत्राचार कीजिए, एक डेलीगेशन जाकर के मिले, तो उससे पहले एक सर्वे करवाना चाहिए था जी, कि भाई बच्चों को क्या दिक्कतें आती है जो बच्चा 8 महीने पढ़ने के बाद छोड़ता है, और क्या ये दिक्कतें कंपटीशन लेवल वाली कोचिंग्स पे आती हैं या जो एकेडमिक्स पढ़ाता है उन पे आती हैं। और अगर ये एकेडमिक्स वाले बच्चे, क्योंकि देखिए एकेडमिक्स वाले बच्चे पे अगर ये दिक्कतें नहीं आती हैं, एकेडमिक्स वाले बच्चों का लेवल छोटा भी होता होगा, क्लासेस 10th तक, 11th तक, 12th तक चाहिए कि इतनी तक की फीस वाले लोग इस दायरे में हैं और इससे कम वाली फीसों के लिए इस तरह के नियम है। थोड़े से नियमों में बंटवारा होना चाहिए, अलग अलग ग्रेड की कोचिंग को देखते हुए।
बिल्कुल, ये आपका सुझाव है सोनिया जी का। रुद्रेश तिवारी साहब, रुद्रेश जी जो एक हमारे नरेंद्र जी मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है, उनका स्वरोजगार स्वावलंबन का जो है वो हम तभी करेंगे, क्योंकि एक कोचिंग संस्थान न करके 30 से 40 बंदों को रोजगार देता है। अब आज वो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर ये सोचे कि उसका, अगर ये सरकार विधेयक ले आती है, सपोज मानो ये सरकार विधेयक लाती है जिसमें ये है कि बच्चे को जब छोड़ के जाएगा फीस रिफंड करनी होगी, बच्चा तो राजा बन जाता है इस स्थिति में। लेकिन सरकार रोजगार नहीं छीन रही सोनिया जी, रुद्रेश तिवारी साहब, कश्यप साहब, सरकार रोजगार थोड़ी ना छीन रही है टीचर्स का। अपने एम्प्लॉइज की सैलरी कहां से पे करेगा? नहीं, सरकार रोजगार थोड़ी ना छीन रही है। सरकार की तो एक इतनी सी मंशा है, सरकार ये चाहती है कि सब कुछ ऑन रिकॉर्ड्स हो जाए। सरकार का सिर्फ इतना सा है। फिर भी यदि कोचिंग संचालकों के सुझाव है तो निश्चित रूप से दिए जाने चाहिए। अब दे दीजिए जितेंद्र जी। लूप होल होना चाहिए सर। देखिए, हर चीज अलग कैटेगरी की होती है। 5,000 वाला अलग है, जैसे सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब कर रखा है। 5 लाख इनकम वाला फ्री रहेगा, 10 लाख तक वाला इतना % देगा, उसके ऊपर वाला हाँ, ये सुझाव आपके लिए जा सकते हैं। ये सुझाव आपके लिए जा सकते हैं स्टूडेंट्स की जो संख्या है उस हिसाब से, और जो कोचिंग सेंटर्स की जो आय है उस आय के अकॉर्डिंग इसमें शिथिलता दी जा सकती है। रुद्रेश जी कुछ कह रहे थे जी, रुद्रेश जी बताएं। सर, मैं इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आपने बच्चों का हित सोचा। हम सब आपका सपोर्ट करते हैं, इस विधेयक का भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन कोचिंग वालों का भी हित सोचें सर। और मैं भारत सरकार से अपील करता हूं कि जीएसटी 18% जो है या तो उसे हटाएं या फिर 6% तक कर सकें। तो इससे हम प्रत्येक कोचिंग वाला, हर डायरेक्टर आपको आश्वस्त करता है कि प्रत्येक बच्चे की फीस में हम कमिटमेंट करते हैं कि अगर जीएसटी हमारे से हट गया तो हम रोजगार भी बढ़ा पाएंगे, कोटा में बच्चों की संख्या भी ज्यादा होगी, क्योंकि जब हम फीस कम करेंगे ना सर, तो कोटा में जो इनकमिंग है बच्चों की वो ज्यादा रहेगी सर। एक बात तो रुद्रेश जी, एक बात तो ये निकल करके सामने आई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जीएसटी या हटाने का प्रयास कीजिए। हटा नहीं सकते तो मिनिमम 6% वाले उसमें दायरे में लाएं सर, एक बड़ी बात, हम हमारे कर्मचारियों की पेमेंट भी पूरे 12 महीने की दे पाए और अपनी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से बनाएं। और मैं सोनिया जी से ये उनको मानता हूं कि सोनिया जी ने जो कहा है कि जो छोटी क्लास के डिवीजन बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनका स्लेब अलग बनाए सर, और जो आईआईटी जेई नीट की जो हाई लेवल की तैयारी करा रहे हैं उनको सेकंड स्लेब में डालिए, जिससे क्या है नियमों का थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी बने, तो छोटे कोचिंग वाले जो व्यापार कर पा रहे हैं उनका व्यापार न छिने और स्लेब के हिसाब से नियम और शर्तें लागू की जाए सर। एक तो आपका सुझाव ये आया रुद्रेश जी की जो जीएसटी है, जो 18% की बात आ रही है उसको घटा करके 6% कर दिया जाए। ये आपका सबसे बड़ा सुझाव है जो आप राजस्थान सरकार को देना चाहते हैं जी। और दूसरा, स्लैब के हिसाब से, स्टूडेंट्स के स्लैब के हिसाब से, आय के हिसाब से इसमें प्रावधान यहां पर होना चाहिए। ये दो सुझाव निकल करके बड़े सामने आ रहे हैं। कश्यप साहब का भी यही कहना था, रुद्रेश तिवारी साहब का भी यही कहना था, और सोनिया जी का भी यही कहना था। मेरा तो ये कहना है कि जब शिक्षा को आप एक औद्योगिक में बदलना चाहते हैं तो उद्योगों के लिए जितने नियम होते हैं ना सर, जितनी सुविधाएं होती है, वो सारी सुविधाएं शिक्षा के क्षेत्र में भी दी जानी चाहिए। चाहे लाइट है, लाइट का बिल उनके लिए कम होना चाहिए या माफ होना चाहिए, इनको कम से कम कीमत पे भूखंड उपलब्ध होने चाहिए, इनकी जीएसटी माफ होनी चाहिए। यहाँ तक कि जैसे और क्षेत्रों के अंदर हम लोग जैसे लाइट कंपनी का देखें, कहीं देखें तो उनके इंश्योरेंस किए जाते हैं सरकार के द्वारा। गवर्नमेंट से लोन नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट से लोन नहीं मिल रहा किसी प्रकार का, कम कीमत, कम से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलना चाहिए सर। आप नियमों की बात कर रहे हैं तो नियम अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं इस विधेयक का, लेकिन ये विधेयक के में कुछ ऐसे संशोधन किए जाएं जिससे वास्तव में एक निदेशक को लगे कि हमने ये जो रास्ता चुना है शिक्षा का ये गलत नहीं है। जी बिल्कुल, आपके सुझावों का स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि जो भी सुझाव यहां पर मिले, रुद्रेश जी ने जितने भी सुझाव दिए, कश्यप साहब के जो भी सुझाव निकल करके सामने आए, वो सोनिया जी ने जो सुझाव दिए यहाँ पर, इन सुझावों के हिसाब से एक बात निकल करके सबसे बड़ी जो आप लोगों की जो कोचिंग संचालकों की मांग और जो सुझाव निकल करके सामने आ रहा है, सबसे बड़ी बात तो जो जीएसटी 18% है वो 6% पर यहाँ पर आकर के वो निश्चित होनी चाहिए। कश्यप साहब, सही समझ रहा हूं मैं आपकी बात को? कश्यप साहब, जी सर, रुद्रेश जी, जो जीएसटी है वो 18% से घटा करके और 6% की जानी चाहिए। सबसे पहली डिमांड आपकी और सबसे बड़ा सुझाव आपका ये है। तीनों सहमत हैं इस चीज पर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। दूसरा, आप तो मेरा मानना भी यही, फर्स्ट जीएसटी हो, दूसरा सभी को भूखंड दिए जाए कम से कम कीमत पे, तीसरा लोन जब अगर किसी शिक्षक को आवश्यकता होती है तो विदाउट एनी इंटरेस्ट या कम से कम इंटरेस्ट पे इनको लोन दिया जाए, इनका इंश्योरेंस किया जाए। ये ऐसी कुछ मांग जरूर सरकार को पूरी करनी चाहिए।
बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए सरकारें सुनती आई हैं और मेरा मानना है निश्चित रूप से आपके जो भी मांग है, जो भी आपके सुझाव हैं, आप मजबूती के साथ अपनी बात, अपनी जो भी सुझाव हैं राजस्थान सरकार तक जरूर पहुंचाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा बेहद संवेदनशील हैं इस मामलों में, जरूर आपके सुझावों पर अमल होगा और निश्चित रूप से ये जो सुझाव आपने दिए, रुद्रेश जी आपने दिए, सोनिया जी ने दिए, कश्यप साहब आपने दिए, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ इनका सरलीकरण होगा, जरूर कोई हल निकलेगा। और कॉरेस्पोंडेंस आप कीजिए, इसमें पत्राचार के माध्यम से आप अपनी बात यहां पर पहुंचा सकते हैं। निश्चित रूप से सरकार भी आपके सुझावों को देख रही होगी, निश्चित रूप से इनको समझा जाएगा और इनमें बिल में कोई भी जो सरलीकरण की बात आती है तो यहां पर किया जाएगा। लेकिन ये तो रही आपके सुझावों की बात। अगर अब हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कोचिंग संचालकों की जो ड्यूटी की बात भी करें तो इस बात की क्या गारंटी है? कश्यप साहब आप सुन पा रहे हैं, सोनिया जी आप सुन पा रहे हैं, रुद्रेश जी सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट कट के आ रही है, इतनी क्लियर नहीं आ पा रही सर। मैं अपना सवाल एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अब आ रही, आपको आवाज आ रही है जितेंद्र जी? आपके जितने आपने सुझाव दिए, जीएसटी का आपने सुझाव दिया, आपने यहां पर पे योजनाओं के जो सरलीकरण का सुझाव दिया, ये सब निश्चित रूप से सरकार को इन पर सुनना चाहिए और सरकार जब भी ऐसी बातें आई है, जब भी ऐसे सुझाव आए हैं, सुने भी जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस मामले में भी सरकार आपके सुझावों को सुनेगी और जो भी सरलीकरण आप मानते हैं, तिवाड़ी साहब जो भी सरलीकरण की आपकी डिमांड है, 18% से 6% जीएसटी करने की मांग है और जो दूसरे उद्योगों की तरह लाभ मिलने वाली बात है, वो भी सरकार को यहां पर आपकी बात को निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं समझेगी। लेकिन ये तो रही आपकी डिमांड्स की, आपके सुझावों की बात। सोनिया जी आपको मेरी आवाज आ पा रही है? सोनिया जी सर अब आवाज बंद हो गई आपकी। रुद्रेश जी आवाज नहीं आ रही। आवाज बिल्कुल आवाज नहीं आ रही सर। मैं रिपीट करता हूं अपना सवाल। रुद्रेश जी आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? सर बहुत वो हो रही है आपकी आवाज बहुत। जी आप सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी आ सर। रही है। हाँ, मेरा आपसे एक सवाल है। ये तो आपके सुझावों की बात हो गई कि आपकी जीएसटी 18% से घट करके 6% होनी चाहिए। दूसरे उद्योगों की तरह आपको भी प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ मिलने चाहिए, रियायती दर पर आपको जमीन मिलनी चाहिए। मैं सही समझ पा रहा हूं आपके सुझावों को, आपकी मांगों को? रुद्रेश जी, कश्यप साहब, कश्यप सर साहब मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। वो सुझाव के बाद में आपकी आवाज नहीं आ रही है। रुद्रेश जी आप सुझाव बोल रहे हो, उसके बाद की आवाज बिल्कुल गायब हो रही है। हो सकता है नेटवर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। कश्यप साहब मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि आपके जो भी सुझाव हैं, 18% जीएसटी घटा करके 6% करने वाली, रियायती दर पर जमीन मिलने वाली, उम्मीद करते हैं ये सब आपके जो सुझाव हैं राजस्थान की सरकार तक पहुंचेंगे। राज्य सरकार निश्चित रूप से इन सुझावों पर संवेदनशील तरीके से यहाँ पर विचार करेगी। आपने जो भी जिस तरीके से आपने स्टूडेंट्स के स्लैब की बात कही कि स्टूडेंट्स की संख्या के हिसाब से जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां आय लाखों में है, कई लाखों में है, उनका एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अलग होनी चाहिए और जो मंझले स्तर के, लघु स्तर के, छोटे स्तर के कोचिंग संचालक हैं उनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया एक अलग होनी चाहिए। क्योंकि आपका ये कहना है कि इस बिल के माध्यम से यदि कोई प्रभावित हो रहा है तो सबसे ज्यादा मंझले और जो छोटे स्तर के कोचिंग संस्थान हैं वो ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं जितेंद्र जी, कश्यप साहब, सोनिया जी, रुद्रेश तिवाड़ी जी कि आपकी ये बात राजस्थान सरकार तक जरूर पहुंचेगी और सरकार निश्चित रूप से सरलीकरण के आधार पर आपकी बातों को समझेगी, आपकी इस परिवेदना को समझेगी राजस्थान सरकार। और जो भी आपने सरलीकरण के सुझाव दिए, उम्मीद करते हैं कि यहां पर जरूर सरलीकरण होगा। और सर हमारी समस्याओं को अगर वहां तक पहुंचाया जाता है तो हम इंडिया न्यूज को भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे कि हमारी समस्याओं का निवारण हुआ। बिल्कुल रुद्रेश जी, आज आपकी इन बातों को पहुंचाने के लिए हम यहाँ एक मंच पर जुड़े हैं और मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से, जितेंद्र जी, कश्यप साहब आप हमारे साथ जुड़े, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं। सोनिया जी आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला, आप हमारे साथ आज प्राइम टाइम डिबेट में जुड़े, आपका आभार करता हूं। रुद्रेश तिवाड़ी साहब आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। ये थे कोचिंग संचालक जो चाहते हैं, जिनके मन में सवाल है कि राजस्थान सरकार इस बिल में कुछ न कुछ सरलीकरण जरूर करे। मांग निकल करके सामने आई कि जीएसटी 18% से 6% यहां पर कम की जाए। उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से सरकार इन कोचिंग संचालकों की मांगों पर एक बार विचार करेगी और कोई न कोई बीच का रास्ता यहां पर जरूर निकलेगा। प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। राजस्थान की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप लगातार इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ बने रहिएगा।